हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को टेंसेस की अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम हमने आपको कुछ बेसिक फंडास बताए थे टेंसेस के बारे में। आज आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उनको हम लोग ब्रश करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार हम लोगों से जुड़े हों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम आपको टेंसेस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बच्चों आप उसको ठीक से समझ जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको टेंसेस क्लियर होगा। एटलीस्ट जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो तो क्लियर होना चाहिए, और उसको जानने के लिए जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। एक बार फिर बताते हैं कि मैंने आपको पिछला एपिसोड कहाँ तक छोड़ा था, और उसी एपिसोड को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर सेंटेंस में मेन वर्ब मिलता है तभी टेंसेस का कंसेप्ट आपको उसमें लगाना है, और टेंस का मतलब होता है मेन वर्ब। फाइन। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मेन वर्ब दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। पहला एरर यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि अक्सर सेंटेंस एक्टिव का होता है और हम पैसिव का बना देते हैं, या पैसिव का होता है और हम एक्टिव का बना देते हैं। यानी कि कर्ता प्रधान होता है और हम कर्म प्रधान बना देते हैं तो वो एरर हो जाता है, और या फिर कर्म प्रधान होता है और हम उसको कर्ता प्रधान बना देते हैं तो वो एरर हो जाता है। इस चीज को मैंने अपने लास्ट एवी में आपको समझाने की कोशिश की थी और एग्जाम्पल से समझाया भी था। अगर सेंटेंस इनट्रांजिटिव है तो उसका जनरली पैसिव वॉइस नहीं होता। हाँ, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट दिया गया है तो उसका भी पैसिव बन सकता है, अगर इनट्रांजिटिव है तो नहीं होगा। और हम लोगों ने इसका कंक्लूजन निकाला कि पहला एरर तो यह है कि एक्टिव का सेंटेंस है पैसिव में बना दिया गया है, या पैसिव का सेंटेंस है और एक्टिव में बना दिया गया है। दूसरा एरर इसमें जो पहले स्टेज में आपको देखना है कि अगर वो एक्टिव का सेंटेंस है तो वो एक्टिव के 12 स्ट्रक्चर्स हैं, 12 फॉर्मेट है, और 12 के अलावा 13वां कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में बना ही नहीं है। चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंडीशनल हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आता है। फाइन। चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, वो 12 एक्टिव वॉइस की पेरिफेरी के बाहर नहीं जा सकता। और अगर वो पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का एक जनरल फॉर्मेट है, बी फॉर्म की सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको यहां पर छोड़ा था कि आपको देख लेना है कि एक्टिव के कितने स्ट्रक्चर हैं और पैसिव के कितने स्ट्रक्चर है ना। एक्टिव केस और भरे हुए हैं क्वेश्चंस, अभी हम लोग जब लास्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोग बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और ये कंसेप्ट बार बार आ रहा है, और जब भी आ रहा है तो मैं आपको डिस्कशन में जो मैं आपसे व्हाट्सएप पर करता हूँ एवरी डे, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग दिन आता हूँ, तो वो उसमें बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और इस चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए कि हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं। एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल वी हैव डन एंड वी विल बी टेकिंग अप ऑल्सो। तो अब इस स्टैंडर्ड से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेकेंड स्टेज पर बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड स्टेज कह रहा है कि अगर पहली स्टेज में एरर नहीं है, पहली स्टेज में एरर नहीं है तो भी एरर हो सकती है सेकेंड स्टेज की। पहली स्टेज के एरर का नहीं है का क्या मतलब हुआ कि सेंटेंस एक्टिव में है और एक्टिव के किसी ना किसी फॉर्मेट में है। पैसिव में है यानी कि पैसिव का सेंटेंस होना चाहिए था और पैसिव के किसी ना किसी फॉर्मेट में है, तो वो पहले स्टेज को क्रॉस कर रहा है। याद कीजिए, दूसरे स्टेज में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप लोग देखिए तो ये क्वेश्चन पहले स्टेज में एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये सेंटेंस कर्ता प्रधान है, एक्टिव वॉइस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का परफेक्ट स्ट्रक्चर है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फाइन।
मगर ये सेंटेंस एरर है, मगर ये एरर है। राम हैड गॉन टू लखनऊ yesterday. राम हैड गॉन टू लखनऊ yesterday. ये सेंटेंस भी पहले स्टेज के एरर को बच्चों क्रॉस कर रहा है ना। और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, एक्टिव का है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में भी है, एक्टिव में भी है, और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। मगर उसके बाद भी ये एरर है। ये सेंटेंस पहला वाला बनना चाहिए था परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फाइन, केवल परफेक्ट में भी बन सकता है, और दूसरा वाला सेंटेंस बनना चाहिए पास्ट के इंडेफिनिट में, और किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं बन सकता, फाइन। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों को यह जानना है कि कोई भी सेंटेंस किस टाइम में बनता है। टाइम पर दिखेगा, जब मैंने टाइम बोला है तो इज और हैड पर अंडरलाइन किया है। मेरा लास्ट एवी जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देखकर आगे बढ़िएगा तो आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी। टाइम, टाइम बताता है सहायक क्रिया, किस टाइम में बनना है और किस टेंस में। टेंस बताता है मुख्य क्रिया। तो आपको यह जानना है कि कोई भी सेंटेंस किस टाइम में बनना है और किस टेंस में बनना है। ये सेकेंड स्टेज है जो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? अब आप एक बात को ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं केवल 2 पार्ट ऑफ स्पीच दे रहा हूं, केवल 2 पार्ट ऑफ स्पीच, और इन दोनों से आप मिलाकर टेंसेस के वाक्यों को बनाइए। जो बच्चे मेरे लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, जो बच्चे टेंसेस को एक बार मुझसे सुन चुके हैं, उनको तो कनेक्टिविटी मिलेगी और रिवीजन होगा उनका। मगर जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बातों को सुने। केवल 2 आपको पार्ट ऑफ स्पीच दे दे। एक दे दे कोई भी नाउन, मान लीजिए हमने ले लिया राम, एक नाउन मिल गया, और एक वर्ब, क्योंकि टेंसेस का वाक्य है मेन वर्ब जरूरी है, प्ले। एक नाउन दे दिया राम और एक वर्ब दे दिया प्ले, और आपसे कहा कि आप इन दोनों से लेकर सेंटेंस बनाइए, जो भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों हम इसमें 12 के 12 सेंटेंस बना सकते हैं एक्टिव के, और पैसिव के भी सारे के सारे वाक्य बना सकते हैं, है ना। देखिए हम पास्ट से शुरू करें। पास्ट इंडेफिनिट राम प्लेड, फाइन। पास्ट परफेक्ट राम हैड प्लेड। पास्ट कंटिन्यूअस राम वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस राम हैड बीन प्लेइंग। सारे के सारे सेंटेंस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इसी तरीके से प्रेजेंट के सारे सेंटेंस बन सकते हैं, इसी तरीके से फ्यूचर के सारे सेंटेंस बन सकते हैं, और इसी तरीके से पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस बन सकते हैं। क्योंकि प्ले जो है वो आप अगर ऑब्जेक्ट ले लें राम प्ले, और एक सेंटेंस ले लें क्रिकेट, एक और, क्योंकि नाउन तो चाहिए होगा एक और ऑब्जेक्ट की या कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पर पैसिव बनाने के लिए, तो आप सारे के सारे सेंटेंस का पैसिव भी बना सकते हैं, फाइन। इसका मतलब कि टाइम और टेंस डिसाइड करने के लिए हमको कुछ अतिरिक्त पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है, अतिरिक्त पार्ट ऑफ स्पीच की। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सब जानते होंगे कि वर्ब की व्याख्या करने वाला शब्द, मॉडिफायर, क्वालिफायर क्या होता है? एडवर्ब। पूरा का पूरा खेल सेकेंड स्टेज में बच्चों किसका है? एडवर्ब का, पूरा का पूरा खेल। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसको सुनने से पहले एक बात को कहीं आप नोट कर लीजिए, और अगर उस बात को आपको मद्देनजर रखिएगा, अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ने की वजह से एक दिमाग में बना हुआ है कि टेंसेस हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट काके की तातेती, प्रेजेंट इंडेफिनिट था की मात्रा पास्ट परफेक्ट, फाइन, और एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई इवन डोंट रिमेंबर दिस अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये सब ट्रांसलेशन की अंग्रेजी है। जब आपके सामने हिंदी है, राम जा रहा था, है ना, तो काके की रारेरी आपको मदद कर जा रही है, और टीचर्स ने ट्रांसलेशन के चक्कर में हम लोगों को इस तरीके से पढ़ा दिया।
जिसका कोई सेंस नहीं है, और अगर आपके पास हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑफ ट्रिवियल नेचर, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। फाइन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रामेटिस्ट ने जो 12 के 12 स्ट्रक्चर्स हैं और जो 3 टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ग्रामेटिस्ट ने क्या सोचा था जब उन लोगों ने इन फॉर्मेट को बनाया? फाइन। जब इन लोगों ने फॉर्मेट बनाया तो ग्रामेटिस्ट ने क्या सोचा था? आपको उस सोच को ही समझना है और उस सोच को ही आगे बढ़ाना है। अगर हम एकदम बेसिक समझ लें कि ग्रामेटिस्ट के ध्यान में क्या था या कौन सी मूलभूत चीजें हैं, तो आपका काम बन जाएगा, और फिर आपको इन सब बेवकूफी वाली चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा। था की मात्रा, का की मात्रा, के की मात्रा, की मात्रा। फाइन। तो मैं आपको अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, और यही करेक्ट अप्रोच है। इस अप्रोच के बेसिस पर आप ध्यान दीजिएगा। फाइन। तो मैंने आपसे कहा कि हमको कुछ अतिरिक्त पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी ये डिसाइड करने के लिए कि वाक्य किस टाइम और किस टेंस का स्पेसिफिक बनना, है ना। अगर हमारे पास वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो फिर वाक्य आजाद होता चला जा रहा है। जैसे आप देखिए, इन दोनों में हमारे पास कोई भी और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नहीं है ना, केवल एक इंफॉर्मेशन है राम की और एक इंफॉर्मेशन है क्रिया की। तो फिर जितने भी मुमकिन वाक्य एक्टिव और पैसिव के बन सकते थे, सब बन सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप सबको पता है, सिर्फ मैं अपने के लिए कि आपको पता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको चेक देख लूं। टाइम होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों टाइम हो गया। इन तीनों को कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद टाइम टेंस हो गया, इंडेफिनिट। फाइन। परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इन दोनों का जोड़, परफेक्ट भी हो और चल भी रहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही तो है 4 3 12 जो मैं आपसे बता रहा था, यही 4 3 12 तो है, 3 और 4। पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो वाक्य है वो किस समय का है, यानी कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब डिसाइड किया जाता है। समय क्या था? मान लो हमने डिसाइड कर लिया, अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिसाइड करना है। मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाक्य फ्यूचर का है, आई एम सॉरी, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का डिसाइड करने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये वाक्य प्रेजेंट का है, मगर टाइम के हिसाब से प्रेजेंट का है और टेंस के हिसाब से वो वाक्य कंटिन्यूअस का है। तो हमारा वाक्य किस में बनेगा, किस टाइम में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इतनी बात आपको क्लियर है ना? तो अगर आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि अगर आप टाइम एंड टेंसेस के सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सेंटेंस में 2 चीजें दी गई होंगी, समय क्या था और उस समय में कोई कार्य हुआ है, एक्शन हुआ है, उस कार्य की स्थिति क्या थी, स्टेटस क्या था। समय क्या था और स्टेटस क्या था। अनिश्चित था, इंडेफिनिट था, निश्चित था, परफेक्ट था, चल रहा था, और परफेक्ट भी था और चल भी रहा था। ये 4 स्थिति है। फाइन। बच्चों, आप लोग आई थिंक मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ और जल्दी बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे सामने बैठे नहीं है मुझको रोकने के लिए और क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। तो आप लोग, तो जो बच्चे दिशा कोचिंग के हैं, वो तो मुझसे अपने सेशन में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप नोट करते रहिए कि आपको मुझसे क्या क्रॉस क्वेश्चन करना है। और जो बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से मैं कुछ चीज़ें छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आप लोग उसको रिवाइंड कर करके सुनिएगा। तो आपको अगर कुछ चीज़ें मैं जल्दी बोल गया हूँ तो आप उसको आ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मैं फ्लो में बोल जाऊँ। तो अगर फ्लो में मैं बोल रहा हूँ तो कुछ छूट रहा है तो उसको रिवाइंड कीजिएगा, या फिर आप मुझसे अपने सेशन में पूछिए। टाइम एंड टेंस, पहले हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि हमको टाइम कैसे पता करना है।
उसके बाद हम आपको बताएंगे टेंस कैसे पता करना है। फाइन। अपने नोट्स में आप लोग लिखते रहिए, टाइम जो कि ऑक्सिलरी वर्ब बताता है, टाइम जो कि ऑक्सिलरी वर्ब बताता है, उसको जानने के लिए सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम होना अनिवार्य है। फाइन, मैंने बहुत आसान, बहुत धीरे धीरे बोला है। टाइम जो कि ऑक्सिलरी वर्ब बताता है, उसको पहचानने के लिए सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होना अनिवार्य। फाइन। फिर नीचे नोट में करके लिखिएगा, एस्ट्रिक बनाकर लिखिएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों ही रूप में आ सकता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम छुपा भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम निहित भी हो सकता है और एकदम साफ साफ दिया भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इतना लिखा ना, एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमने सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग। अब ये बताओ, क्या ये सेंटेंस कोई भी व्यक्ति एरर दे सकता है? हिंदी नहीं है हमारे पास, हम हिंदी की अंग्रेजी नहीं कर रहे हैं कि आप कहिए कि नहीं ये तो हमने कुछ और लिखा था, आपने कुछ और अंग्रेजी लिख दी। हिंदी की अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, अंग्रेजी का वाक्य, यही वाक्य आपके सामने आए, क्या इसमें कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अगर राम इज प्लेइंग भी करेक्ट है, तो फिर राम वॉज प्लेइंग भी तो करेक्ट है ना। अगर राम वॉज प्लेइंग बच्चों करेक्ट है, तो फिर राम विल बी प्लेइंग भी तो करेक्ट है ना। क्या तुमको इस सेंटेंस में कहीं भी एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल रहा है? चाहे लिखित रूप से तो है ही नहीं, चाहे छुपे हुए रूप से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है तो सारे के सारे सेंटेंस करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मगर मान लो अगर हमने लिखा, राम इज प्लेइंग यस्टरडे, देखो एरर होना शुरू हो गया है ना। आप कहेगा सर ये कैसे हो सकता है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है और आप इस सहायक क्रिया कैसे लगा सकते हैं? यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम अगर दे दिया गया तो अब आपका टाइम कंफर्म हो गया कि आपको सेंटेंस उसी टाइम का ही बनाना है, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है ना। ये तो एक्सप्लिसिट रूप से है। अब आप कहिएगा सर अच्छा एक्सप्लिसिट रूप से समझ में आ गया, इंप्लिसिट रूप से कैसे हो सकता है? जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, इस सेंटेंस में कहीं कोई वर्ब नहीं है। जब, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कोई वर्ब नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैं पतंग उड़ाता हूं, पतंग उड़ाता था। फाइन। तो जब मैं छोटा था एक्सप्लिसिट रूप से बता रहा है, ये पास्ट का सेंटेंस होगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, एक्सप्लिसिट रूप से बता रहा है कि ये आगे का वाक्य होगा। बात क्लियर है ना आपको? तो चाहे इंप्लिसिट रूप से हो, यानी कि सेंटेंस में इशारा हो, टाइम का इशारा हो, साफ साफ ना दिया लिखा गया हो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कोई पुरानी तिथि, या प्रेजेंट की तिथि, प्रेजेंट का वाक्य हो, या फ्यूचर की तिथि, फ्यूचर का वाक्य हो, या फ्यूचर की कोई एडवर्ब्स आ जाए, टुमारो, द नेक्स्ट डे, फाइन, आफ्टर 2 years, फाइन। तो फिर इंप्लिसिट रूप से या एक्सप्लिसिट रूप से अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पता है तो आपका सेंटेंस कंफर्म हो जाएगा कि उसी टाइम में बनेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में एक बात बच्चों बहुत ध्यान से रखिएगा, इस बात को नोट कीजिए, सेंटेंस में जितना ज्यादा एडवर्ब आएगा,
सेंटेंस उतना ज्यादा कंस्ट्रेंट होता जाएगा, संकुचित होता जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि कोई सेंटेंस है जिसमें येस्टरडे लगा मिल रहा है, अभी आप इसको राम इज प्लेइंग और राम वॉज प्लेइंग छोड़ दीजिए, कोई सेंटेंस है जिसमें येस्टरडे लगा है ना, तो फिर राम प्लेड येस्टरडे, ये भी तो सेंटेंस करेक्ट है। राम वॉज प्लेइंग येस्टरडे, ये भी तो करेक्ट है ना। जनरली पास्ट परफेक्ट में बनता नहीं है, ये अभी आप आगे पढ़िएगा क्यों नहीं बनता है, फाइन। मगर राम हैड बीन प्लेइंग, केवल एक एडवर्ब और बढ़ा दो, सिंस येस्टरडे, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम येस्टरडे मिल रहा है, तो उसने आपके वाक्य को संकुचित कर दिया है, कंस्ट्रेंट कर दिया है, एक या दो वाक्य पर आपको रोका नहीं है। अगर हमको सेंटेंस में येस्टरडे मिल रहा है, इसका मतलब कितने वाक्यों को हम नहीं बना सकते। अगर हमको सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम मिल रहा है, कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम, कितने वाक्यों को हम नहीं बना सकते, हम 8 वाक्यों को नहीं बना सकते। हम प्रेजेंट का कोई भी वाक्य नहीं बना सकते, हम फ्यूचर का कोई भी वाक्य नहीं बना सकते अगर हमको सेंटेंस में येस्टरडे टाइम मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर सेंटेंस में आपको टुडे मिल रहा है, प्रेजेंट की तारीख मिल रही है, तो आप प्रेजेंट के वाक्यों को बना सकते हैं जो 4 के चारों हैं, मगर पास्ट के 4 नहीं बना सकते, फ्यूचर के 4 नहीं बना सकते। तो एक एडवर्ब ऑफ टाइम आने पर कितने सेंटेंस कम हो जाते हैं, 8, है ना। अगर सेंटेंस में येस्टरडे है तो हम प्रेजेंट के वाक्य नहीं बना सकते, हम फ्यूचर के वाक्य जनरली नहीं बना सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, वो अपवादिक वाक्य हैं। जैसे अगर हमने कहा कल रात से पानी बरस रहा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में ये आकर पूर्ण हुआ है। ये बात अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो ये एक अपवादिक वाक्य है, ये जनरल बात नहीं है ना। इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, तो येस्टरडे लगा है मगर सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में बनेगा। ये अभी आप आगे जब और डिटेल में पढ़िएगा तो ये समझ, मगर ये अपवादिक बातें हैं, अपवादिक इक्का दुक्का सेंटेंस है और जिसका एकदम रीजनेबिलिटी है। अभी जब आपको हम सब बताएंगे तो आपको उसकी रीजनेबिलिटी भी बच्चों समझ में आ जाएगी। मगर इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वो सेंटेंस को केवल संकुचित कर रहा है। कितना संकुचित कर रहा है, 8 वाक्य को छोड़ रहा है, मगर अभी भी 4 वाक्य बन सकते हैं। इसमें देखिए 3 वाक्य बन रहे हैं, है ना। अगर आपको सेंटेंस को और ज्यादा एडवर्ब मिलेंगे तो आपके सेंटेंस और हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखिए कि अगर आपको येस्टरडे मिल रहा है, टाइम मिल रहा है और एक एडवर्ब और मिल रहा है, सिंस, सिंस, अब आपका सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं बन सकता। सिंस मिल रहा है, अगर येस्टरडे के अलावा सिंस भी मिल रहा है, यानी कि एक एडवर्ब और मिल रहा है, तो सिंस वाक्य को पूर्ण करने का बोध कराता है। अभी आप सुनिएगा, मैं आपको केवल भी कंसेप्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंस वाक्य को पूर्ण होने का बोध कराता है, तो ये वाक्य कंटिन्यू पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं बन सकता होगा, नहीं बनेगा, और पास्ट के कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। दो में बन सकता है, या तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन सकता है, या आप बोल सकते हैं राम हैड प्लेड सिंस येस्टरडे, ये दोनों आप बना सकते हैं। फाइन। तो इतने देर में हमने आपको क्या पढ़ाया उसको आप कंक्लूड कर लीजिए कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम केवल एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीता सुंदर गाना गा रही है, सीता इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली तो नहीं हो सकता। फाइन, ब्यूटीफुली आपको समय नहीं बता रहा है, तो ब्यूटीफुली
टेंस में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता। ब्यूटीफुली टेंस में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता। टेंस में कौन रोल प्ले करेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है, चाहे छुपा हुआ होना चाहिए, होना जरूरी है, नहीं है तब आप सेंटेंस कुछ भी टाइम में बनाइएगा, आपका करेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम छुपा भी नहीं है, जैसे राम इज प्लेइंग केवल लिखा हुआ है, तो सब सेंटेंस मतलब सब टाइम में राम इज प्लेइंग भी करेक्ट है, राम वॉज प्लेइंग भी करेक्ट है, राम विल बी प्लेइंग भी करेक्ट है, सब बना सकते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, चाहे छुपा हुआ और चाहे जाहिर तौर पर है, लिखा हुआ है साफ साफ, तो आपका सेंटेंस कंस्ट्रेंट हो जाता है, संकुचित हो जाता है और आप वाक्य उसी टाइम में बना पाएंगे। प्रेजेंट का है, अगर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम दिया है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं बना सकते। एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम दिया है तो पास्ट और फ्यूचर नहीं बना सकते। एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम दिया है तो पास्ट और प्रेजेंट का नहीं बना सकते। टाइम के बाद आपको क्लियर हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम होना जरूरी है, चाहे छुपा और चाहे निहित, चाहे छुपा और चाहे जाहिर तौर पर एक्सप्लिसिट। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी और बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही बेसिक वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। एंड यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन दिस एनी टाइम, नॉट एनी टाइम मतलब जब भी मैंने आपको सेशन दिया है, क्योंकि एनी टाइम बोलना तुम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम लोग एनी टाइम का मतलब लिटरली एनी टाइम ले लेते हो। फाइन, अब हमारा तय हो गया कि टाइम क्या है। मान लो कि सेंटेंस में आपको एक्सप्लिसिट रूप से भी या इम्प्लिसिट रूप से यस्टरडे मिल गया, तो हमने तय कर लिया कि ये वाक्य पास्ट का होगा। अब हमको तय करना है कि पास्ट के इंडेफिनिट का होगा, कि पास्ट के परफेक्ट का होगा, कि पास्ट के कंटिन्यूअस का होगा, कि पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, है ना। इसका बेसिक बातें जान लो, जो मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिक्स में बनाते समय क्या फंडा इसका लगाया था, उसी फंडे को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अब यहां से मैं थोड़ा सा मुश्किल महसूस कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और इसमें मुझे लिखना बहुत है, बताना बहुत है, मगर आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा। थोड़ा बहुत तो मैं लिखने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, अदरवाइज आप ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिएगा और उनको नोट्स में बना लीजिएगा अपने। उसके बाद जो कंफ्यूजन होगी वो पूछते चलिएगा। 4 हैं, कौन कौन से? इनडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। है ना। तुम लोग एक काम करो, लैंडस्केप मोड में, लैंडस्केप समझ रहे हो ना, ले डालकर कॉपी को, ताकि आपको लंबा लिखने का मिले। लैंडस्केप मोड में एक एक लाइन छोड़कर लिखो इंडेफिनिट, फिर एक लाइन छोड़कर लिखो परफेक्ट, फिर एक लाइन छोड़कर लिखो कंटिन्यूअस, एक लाइन छोड़कर लिखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन, ईयरफोन लगाओ, हेडफोन लगाओ और सामने नोट्स सुनते जाओ और लिखते जाओ, प्ले करो बैक करो, प्ले करो बैक करो, ऐसे करते चलो। फाइन, इन चारों को ग्रामेटिक्स ने क्या किया, पहले 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट बटा इंडेफिनिट और परफेक्ट, और दूसरा पार्ट बटा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन, देखो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस कॉमन है और इंडेफिनिट और परफेक्ट। हिंदी है इंडेफिनिट मतलब ऐसा वाक्य जो कि डेफिनिट ना हो, उसका निश्चित होना तय ना हो, अनिश्चित हो। परफेक्ट मतलब पूर्ण, निश्चित। फाइन, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों को आप इकट्ठा कीजिए और लिखिए, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का या प्रोग्रेसिव स्टेट में, STATE में होने का बोध कराए, फाइन, तो वाक्य
या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। बेटा इतना लंबा मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे वर्ड्स को बहुत ही रिलीजियसली सुनिए आप लोग। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का यानी प्रोग्रेसिव स्टेट में होने का बोध कराए तो वो सेंटेंस या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। बोध कराए, बोध को अंडरलाइन कीजिएगा। सेंटेंस को बोध कराना अनिवार्य है, बताए आपको सेंटेंस को पढ़ने से क्लियर हो। राम खेल रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, क्रिया चल रही है। क्रिया मगर सूरज पूरब से उगता है, कि क्रिया चल रही है नहीं ना। सूरज पूरब से उगता है, ये वाक्य कभी भी बना सकते हो। रात में 12 बजे सोकर उठो और कहो सूरज पूरब से उगता है, ये वाक्य करेक्ट है। और रात में 12 बजे सो के उठो और कहो सूरज पूरब से उग रहा है, फाइन नहीं पॉसिबल है। फाइन, हाँ अगर ये काम हो रहा है आपके सामने, सूरज उग रहा है, तो आप बोलिए। क्लियर। तो अगर सेंटेंस में वर्ब अपने चल रहे होने का बोध कराए, टीचर पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, तो आपको सेंटेंस किससे बनाना है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन, इन दोनों का भी एक लाइन लिख लो, और अभी अभी इसको बाद में आना है, एक लाइन लिख लो और इन दोनों को भी ऐसे करो और लिखो। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का या प्रोग्रेसिव स्टेट में होने का बोध ना कराए। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का या अपने प्रोग्रेसिव स्टेट में होने का बोध ना कराए। क्लियर। तो अगर आप देखिए तो ग्रामेटिस्ट ने क्या किया है, इन चारों को पहले दो बड़े सेक्शन में बांट दिया। एक सेक्शन हो गया कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और एक सेक्शन हो गया इंडेफिनिट और परफेक्ट का। और इन दोनों के बांटने का बेसिस क्या हो गया, क्रिया का चल रहा होना। आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर। फाइन, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है। तो बेटा आई थिंक मेरी आवाज लास्ट एवी में क्लियर थी, आप लोग ठीक से सुन नहीं रहे हैं। फाइन, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि बेटर। फाइन, आई थिंक कि उसको अंग्रेजी ठीक से आती हो, या हो सकता है वो यही कह ही रहा हो, बेटर का मतलब कि जो पढ़ाते हो उससे थोड़ा अच्छा पढ़ाए हो। फाइन, तो आई होप वो बहुत जानकार स्टूडेंट होगा जो जज कर रहा होगा, एटलीस्ट दिशा का तो नहीं होगा, बट आई हैव गॉट नो इश्यूज एट ऑल। मैं अपनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना बात आपको क्लियर है। दो पोर्शन में बांटा है, एक पोर्शन हो गया इंडेफिनिट और परफेक्ट, और एक पोर्शन हो गया कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों का बांटने का बेसिस क्या है, अगर वाक्य में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का बोध करा रहा है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चल रहे होने का बोध नहीं करा रहा है, कंटिन्यूअस आई एम सॉरी इंडेफिनिट या परफेक्ट। अब बच्चों अगर हम इंडेफिनिट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपस में अंतर जान लें तो चारों के चारों अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पहले दो हिस्सों में बांटा, अब दोनों हिस्सों में आपस में अंतर जान लें। देखो इतना तुमने लिखा, अब कंटिन्यूअस के आगे एक एरो बनाकर लिखो, कंटिन्यूअस के आगे एक एरो बनाकर लिखो। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने केवल उसी समय चल रहे होने का बोध करा रहा है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने केवल उसी समय चल रहे होने का बोध करा रहा है, लिखते रहो। बाद में जब नोट्स लिखा रहेगा तो तुम उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑथेंटिकेट भी करा सकते हो हमसे, और कह भी सकते हो सर आपने ये बताया था, ऐसा बताया। लिखते रहो तो समझ में आएगा। फाइन, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का बोध कर सॉरी उसी समय चल रहे होने का बोध करा रहा है, आगे ब्रैकेट में लिखो टेम्परेरी नेचर का है ना। फिर नीचे आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस में और लिखो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने देर से चल रहे होने का बोध करा रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने देर से चल रहे होने का बोध करा रहा है। हाँ बच्चों, इसमें से के ऊपर अंडरलाइन कर लो क्योंकि मेन चीज क्या है, से।
मेन चीज क्या है, से ये भी एडवर्ब है ना। और ये क्या बताता है, एडवर्ब का पूर्ण होना भी बताता है। ये बताता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर आपने लिख लिया होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिक अंतर क्या है। एक एडवर्ब का अंतर है, जो अंग्रेजी जो हिंदी में है से, है ना। दोनों में क्या चीज होनी अनिवार्य है, क्रिया का चल रहा होना, दोनों में अनिवार्य, कंपल्सरी है, मैंडेटरी। फाइन। डिफरेंस क्या है से का। अगर सेंटेंस में सिंस, फॉर या फ्रॉम, हिंदी का से अंग्रेजी में क्या है, सिंस, फॉर या फ्रॉम। फाइन। अगर सेंटेंस में सिंस, फॉर या फ्रॉम दिया गया है तो वो सेंटेंस अपने देर से चल रहे होने का बोध कराएगा, और किस में बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फाइन। और अगर सेंटेंस में सिंस, फॉर या फ्रॉम नहीं है और केवल क्रिया में केवल हमको उसी समय चल रहे होने का बोध करा रहा है, इसी बात है, सिंस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब उसी समय चलने का बोध करा रहा है। और अगर सिंस, फॉर या फ्रॉम है तो देर से चलने का बोध। राम सुबह से खेल रहा है, राम 2004 से खेल रहा है, राम एक सेकंड से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर अ सेकंड, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर अ सेकंड, सेकंड से खेल रहा है, तो आपको फॉर मिल गया, आपका सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बात क्लियर है। तो अब आपका निष्कर्ष क्या निकला, आपका निष्कर्ष ये निकला कि वाक्य को कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए पहली शर्त यह है कि क्रिया का चल रहा होना अनिवार्य। फाइन। दूसरी इन दोनों के डिफरेंस में शर्त है, अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंस, फॉर या फ्रॉम और दिया गया है, और दिया गया है, एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि मान लो यस्टरडे है तो और सिंस, यस्टरडे भी लगाया और सिंस भी लगाया, जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस बनाया था, तो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट लगा है और सिंस भी लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर भी लगाए और सिंस भी लगाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो अभी ये दूसरा वाला एक और एडवर्ब है, जितना ज्यादा एडवर्ब उतना ज्यादा सेंटेंस संकुचित। फाइन। यस्टरडे भी मिल रहा है, यानी कि सेंटेंस पास्ट टाइम बता रहा है, सिंस भी मिल रहा है, अब सेंटेंस आपका केवल आगे रुक जाएगा, या तो पास्ट परफेक्ट, अभी परफेक्ट अभी आपको सुनना है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन। अब बच्चों ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, आपका सेंटेंसेस हम लोग जब करेंगे तो आपको इसमें धड़ाधड़ सेंटेंसेस मिलने लगेंगे। तो इसमें एक एरर क्या आता है, जैसे मैं आपको बताया था, राम इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एरर क्या हो गया, एरर क्या हो गया, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बात क्लियर हो गई आपको, सिंस लगा हुआ है तो सेंटेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, केवल कंटिन्यूअस का ये वाक्य गलत होगा। अब इसमें एक एरर और है इसी कंसेप्ट में, जो कि इसी पर अभी टच करना ही बेहतर होगा, अभी टच कर लें इससे पहले कि हम इंडेफिनिट और परफेक्ट में आए। और वो ये है कि सिंस, फॉर या फ्रॉम जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके यूजेज में डिफरेंस है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है ना। आपको पता है प्रीपोजिशन एडवर्ब की तरह काम करते हैं। फाइन। एडवर्ब प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, सेम बात है। फाइन। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है बच्चों, और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, तो इनका अपना कुछ आपस है भाई, सिंस, फॉर या फ्रॉम का आपस में भी तो कुछ अंतर होगा, कुछ डिफरेंस होगा। तो अब आप अगर अपना नोट्स बना रहे हैं और आपने इतनी बातों को मेरे सुन सुनकर लिखा है, तो अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए, सिंस कॉमा फॉर कॉमा फ्रॉम के यूजेज में डिफरेंस। अभी हम लोग इतना डिस्कस कर लें, तब हम आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट में आपस में अंतर बताएंगे, है ना। हेडिंग डाल दो, सिंस, फॉर, फ्रॉम के यूजेज में डिफरेंस। फाइन। सिंस के आगे लिखो, अगर सेंटेंस में
अगर सेंटेंस में किसी कार्य के, किसी एक्शन के शुरू होने का टाइम है ना, शुरू होने का टाइम, स्टार्टिंग टाइम दिया गया, अगर सेंटेंस में किसी एक्शन के, किसी कार्य के शुरू होने का टाइम, स्टार्टिंग टाइम दिया गया, तो सिंस का यूज होगा। लिख लिया होगा, सिंस मॉर्निंग, लिखते चलो लिखते चलो, सिंस मॉर्निंग, सिंस yesterday, since 2004, etc. Since morning, since yesterday, since 2004, सुबह से, कल से, 2004 से, ये तीनों सेंटेंस के स्टार्टिंग टाइम आपको केवल मिल रहे हैं। फाइन। फिर फ्रॉम, फ्रॉम, अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, अगर सेंटेंस में किसी कार्य के शुरू होने का, किसी कार्य के होने का शुरू का समय और समाप्त होने का समय दोनों दिया गया हो, तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। सिंस में केवल शुरू होने का यूज किया जाता है। फाइन। और फ्रॉम में शुरू होने का समय भी दिया गया है और समाप्त होने का समय भी दिया गया है। अब लिखिए एग्जाम्पल, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम का प्रेपोजिशन का जोड़ा टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फाइन। फ्रॉम 2 o'clock टू 3 o'clock, 2 बजे से 3 बजे तक, फ्रॉम 2 o'clock टू 3 o'clock। From 2004 to 2020, from 2004 to 2020, etc. एग्जाम्पल हो गया इसके, क्लियर। फॉर, अब लिखिए तीसरा फॉर, FOR, फॉर। ये सिंस का था, ये फ्रॉम का था, अब आ गया फॉर। फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से इंपॉर्टेंट है, फॉर पे ज्यादा क्वेश्चन है। अगर किसी सेंटेंस में किसी कार्य के शुरू होने या समाप्त होने का समय ना देकर, अगर सेंटेंस में किसी कार्य के शुरू होने या समाप्त होने का समय ना देकर बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, इंग्लिश में ब्रैकेट में करके लिख लो, स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बीता हुआ समय, स्पैन या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, तो सेंटेंस किस में बनेगा, सेंटेंस में किस एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होगा परफेक्ट का बोध कराने के लिए, फॉर का, है ना। ये ना दिया गया हो कि सुबह से लेकर शाम तक, ये दे दिया गया हो 8 घंटे, लिखिए फॉर 8 hours, है ना। ये ना दिया गया हो कि 2004 से लेकर 2020 तक, है ना, फॉर 6 years। फाइन। फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, प्लीज वेट सिंस अ सेकेंड, प्लीज वेट फ्रॉम अ सेकेंड, की प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, फॉर अ सेकेंड, सो फॉर अ सेकेंड हो गया। ये आपने सिंस, फॉर या फ्रॉम का डिफरेंस क्लियर कर लिया। फाइन। यहां तक हम लोग आ गए। अब हमको पढ़ना है इंडेफिनिट और परफेक्ट में अंतर। मगर मैंने आपसे बच्चों कहा है कि बहुत लंबी एवी अगर हम बनाएंगे, एक तो इस माहौल में बैठना बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा इरिटेटिंग हो जाता है, और बहुत लंबी एवी शायद आप लोगों को सुनने में मजा ना आती हो, इसलिए हम आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट का डिफरेंस नेक्स्ट एवी में बताएं कि इसी एवी में बता दें।
हाँ, हम आप लोगों की बात सुन पा रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं सर इसी एजी में बता दीजिए। तो इसी एजी में हम लोग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लगता है, जबकि बहुत समझाना है और कोशिश करता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक थोड़ा सा समअप करता हूँ मैं। पहला स्टेज कह रहा है कि दूसरे स्टेज तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही फॉलो नहीं कर रहा है ना। एक्टिव का है और पैसिव में बना दिया है तो एरर है, पैसिव का एक्टिव में बना दिया है तो एरर है, एक्टिव का है मगर एक्टिव के 12 फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा कोई वाक्य मुमकिन ही नहीं है। पैसिव का है मगर पैसिव के फॉर्मेट में नहीं है, ऐसी बात मुमकिन नहीं है जिसमें हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव के फॉर्मेट को देख लिया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि हमको ये जानना है कि ग्रामेटिस ने किस आधार पर टाइम एंड टेंस को बनाया है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोगों को टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस वाक्य में सहायक क्रिया क्या लगनी है। ये डिसाइड करने के लिए हमको देखना है कि उस वाक्य में क्या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है। एडवर्ब ऑफ टाइम होना अनिवार्य है, चाहे छुपा हुआ हो, है ना, इशारों में हो। फाइन, जब मैं उससे मिलने गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, आप मिलने जा चुके हैं, तो ये सेंटेंस इशारों में पास्ट। मगर येस्टरडे कर दो, लास्ट ईयर कर दो, लास्ट वीक कर दो, लास्ट मंथ कर दो, बिफोर कमिंग टू द सेशन, ये सब कुछ कर दो तो सेंटेंस पास्ट का चला जाएगा। फाइन, तो फिर आप सेंटेंस पास्ट में बनाएंगे। मगर आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस पास्ट में बनाएंगे, केवल 8 वाक्य में नहीं बना सकते, 4 वाक्य की गुंजाइश अभी भी आपके पास है, और वो डिसाइड करेगा एक और एडवर्ब, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि वाक्य इंडेफिनिट का बनेगा, कि परफेक्ट का बनेगा, कि कंटिन्यूअस का बनेगा, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। अगर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेंटेंस उन चारों में से, है ना, और एक्सेप्शन को देख लेना, 3 बन सकता है, वरना कभी कभी 4 भी बन सकता है ना। और अगर एडवर्ब ऑफ टाइम सिरे से नहीं है ना एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रूप में, तो 12 के 12 सेंटेंस एक्टिव के और पैसिव के भी मुमकिन हैं। अगर नहीं है तो कोई एरर नहीं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ग्रामेटिस ने 2 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। किसके बेसिस पर? सेंटेंस के चल रहे होने के बेसिस पर। अगर सेंटेंस में क्रिया अपने चल रहे होने का बोध करा रही है तो वाक्य या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर सेंटेंस में क्रिया अपने चल रहे होने का बोध नहीं करा रही है तो वो सेंटेंस या तो इंडेफिनिट या तो परफेक्ट में बनेगा। हमको कभी कभी आपको पढ़ाते पढ़ाते आवाज़ आ रही है, सर थोड़ा धीरे बोलिए, मगर आई डोंट नो, क्लास में तो बच्चे ऐसा बोलते हैं, मगर मैं इतनी बार ये बातों को बोल रहा हूँ कि रिपीटिशन आपको नहीं लग रहा होगा या बहुत तेज नहीं लग रहा होगा। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपस में क्या अंतर है? एक और एडवर्ब, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन। अगर आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मिली है सिंस, फॉर या फ्रॉम, तो वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। फिर हम लोग ने डिस्कस किया कि सिंस, फॉर या फ्रॉम के आपस में क्या अंतर है। यहां तक हो गया। अब हमको डिस्कस करना है किसी भी टाइम के, ये भी हम लोगों ने किसी भी टाइम के डिस्कस किया था। आप हेडिंग डाल लो बच्चों, किसी भी टाइम के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर जो हम लोग डिस्कस कर चुके, एक हेडिंग डाल देना किसी भी टाइम के, क्योंकि टाइम का इसमें मतलब नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं किसी भी टाइम के, चाहे वो टाइम पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम ही बताएगा। किसी भी टाइम के इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या अंतर है, इन दोनों को जानने के लिए एक बात को फिर से ध्यान से सुन लो। हमको अपनी अकल लगाना नहीं है। हो सकता है आप बहुत अकलमंद हो, हैं भी आप लोग बहुत अकलमंद, मगर अकल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि ग्रामेटिस ने क्या आधार बनाया है, उस आधार को समझकर उसी आधार को आगे बढ़ाओगे, टेंसेस के एरर नहीं होंगे। अपनी बुद्धि लगाओगे, अपनी काबिलियत करोगे कि नहीं इसको ऐसे क्यों ना कर दें, ऐसे क्यों ना कर दें, तो जो बनाया है ग्रामेटिस ने वो फुल प्रूफ है, बेस्ट है। फाइन, वो समझना है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना आसान था। इंडेफिनिट और परफेक्ट में समझने में हेयर लाइन अंतर है, इसलिए मेरी बातों को बार बार सुनिएगा। इंडेफिनिट का मतलब किसी भी टाइम के, मान लो हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे ये लागू है। इंडेफिनिट का मतलब वो कार्य
उस टाइम में हो चुका है, केवल उसका हो चुकना निश्चित नहीं हम जान पा रहे हैं। उस टाइम में हो चुका है, केवल उसका होना निश्चित नहीं जान पा रहे हैं। परफेक्ट का मतलब उस टाइम में हो चुका है और उसका होना निश्चित भी जान पा रहे हैं। फाइन, पहले एक एक लाइन इसमें लिख लो, तब हम आपको आगे समझें। इंडेफिनिट का अर्थ है, देखिए अगर किसी सेंटेंस में, इंडेफिनिट के आगे लिखिए, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का बोध नहीं करा रही है और अपने निश्चित होने का बोध भी नहीं करा रही है, तो वो इंडेफिनिट में बनेंगे। अपने चल रहे होने का बोध नहीं करा रही है, एक ये चीज वाक्य कंटिन्यूअस का नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई भी ऐसा तरीका ना हो, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो वाक्य निश्चित हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो बचा हुआ वाक्य या जितने भी सेंटेंस हैं वो किस में जाएंगे? इंडेफिनिट में जाएंगे। परफेक्ट के आगे लिखिए, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का बोध नहीं करा रहा है और अपने निश्चित होने का बोध करा रहा है, और अपने निश्चित होने का बोध करा रहा है, तो वो सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा। इतनी लाइन लिख लीजिए। अब मेरी बात आप सुनिए। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू, इतना लिख नहीं पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनो। पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही समाप्त हो चुका हो। पास्ट में शुरू हो गया हो और पास्ट में ही समाप्त हो चुका हो, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट, अगर सेंटेंस में कोई क्रिया, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई हो और पास्ट में ही समाप्त हो गई हो, तो आप कहिएगा अंतर क्या है? जो अंतर है वो मैं अब बोलने जा रहा हूं। इंडेफिनिट में फिर से सुनिए, पास्ट में शुरू हो गई हो और पास्ट में समाप्त हो गई हो, मगर अपने समाप्त होने का बोध ना कराए। परफेक्ट में पास्ट में शुरू हुई हो, पास्ट में ही समाप्त हो गई हो, मगर अपने समाप्त होने का बोध कराए। केवल इतना अंतर। एक बोध कराता है पूर्ण होने का, तो वो पास्ट के परफेक्ट बनता है। एक बोध नहीं करा पाता, हो भी जाता है, दोनों हो चुके होते हैं। परफेक्ट भी पास्ट का हो चुका होता है, इंडेफिनिट भी पास्ट का हो चुका होता है, केवल अनिश्चित अपने पूर्ण होने का बोध नहीं कराता। परफेक्ट अपने पूर्ण होने का बोध कराता है ना? 2-3 एग्जांपल से ये बात बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। फाइन। अगर मैं कहूं कि मैं आज सुबह 5 बजे सोकर उठा, है ना, आपका बुद्धि क्या कहेगी कि अरे आप 5 बजे सोकर उठे हैं और इस टाइम तो काफ़ी रात हो रही है। जब मैं आपका एवी बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से रात के ऑलरेडी बज रहा होगा 9-10 बज रहा होगा। फाइन, तो मान लो 9 बज रहा है रात का, तो आप कहिएगा सुबह 5 बजे आप उठे हैं और अब रात में 9 बज रहा है, तब तो ये सेंटेंस पूर्ण है। नो, ये सेंटेंस पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी मान लो बज रहा है 9, मान लो जिस टाइम हम आपसे ये बात कर रहे हैं 9, तो आप क्या हुए, आप सीधे आप सुबह 5 बजे का बोध कराए, और 5 बजे के बोध कराने के बाद किसी भी एक्शन का आपने बोध कराया ही नहीं। आप एक ऐसा एक्शन हुआ ही नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा 100% हो ही नहीं सकता कि कोई एक्शन ना हुआ हो। 5 बजे से अब तक मैंने कोई क्रिया नहीं कि मैं सांस ले रहा हूं, वो भी एक्शन है, मगर बोध तो नहीं कराया है। ध्यान रखिएगा, होता है, क्रियाएं होती हैं, मगर क्रिया का बोध नहीं कराया जाता। तो सेंटेंस होगा आई वोक अप, पास्ट इंडेफिनिट, वोक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे, है ना? तो अंतर क्लियर है। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में हो गया हो, पास्ट में समाप्त हो गया हो, उसका बोध निश्चित रूप से कराए। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट में समाप्त हो चुका हो मगर अपने समाप्त होने का बोध ना कराए। यही चीज प्रेजेंट और फ्यूचर पे भी लागू है। मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसका मतलब उसका स्टार्ट होना पास्ट में भी शुरू हो सकता है और अभी प्रेजेंट में ही स्टार्ट हुआ हो, मगर प्रेजेंट में समाप्त हो चुका, मगर समाप्त होने का बोध ना कराए। फ्यूचर परफेक्ट चाहे पास्ट में शुरू हुआ हो चाहे प्रेजेंट में शुरू हुआ हो,
प्रेजेंट में समाप्त हो गया हो और अपने समाप्त होने का बोध भी कराए। यही चीज फ्यूचर में है, चाहे पास्ट में शुरू हुआ हो, चाहे प्रेजेंट में शुरू हो, चाहे अभी फ्यूचर में शुरू होने वाला हो, अभी शुरू भी ना हुआ हो, मगर फ्यूचर में समाप्त होने का बोध करा दे। समाप्त होने का बोध करा दे तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में समाप्त हो जाए मगर समाप्त होने का बोध ना कराए, फ्यूचर इंडेफिनिट। इतनी बात आप क्लियर करो, उसके बाद हम आपको बताएं। तो फिर इसका एक आपको मैं तरीका बताऊं, एक तरीका बताऊं। पास्ट में देखिए इंडेफिनिट की पहचान ये है, इंडेफिनिट या किसी भी टेंस के, अब ये बेटा अपने जुगाड़ में और अपने अकल से याद रखिएगा, किसी भी टाइम के, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी टाइम के इनडेफिनिट की पहचान क्या है कि उसके तुरंत बाद जो हमको बोध होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य है तो हमको प्रेजेंट के टाइम का बोध होने लगेगा तुरंत बाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो उसके बाद हमको फ्यूचर का बोध होने लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया कि अभी मान लो 9 बज रहा है, प्रेजेंट है, अभी 9 बज रहा है, और मैंने आपसे क्या कहा कि मैं 5 बजे सोकर उठा, तो 5 बजे के बाद हमको किस चीज का बोध कराया? प्रेजेंट टाइम का। टाइम बदल गया। अगर टाइम बदल गया इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है मगर अनिश्चित। बात कुछ पल्ले पड़ी, मगर परफेक्ट की पहचान ये है कि परफेक्ट की पहचान ये है कि ये एक और एक्शन उस टाइम में करेगा, उसके बाद अपना टाइम बदलेगा, एक और एक्शन बीच में दिखाया जाएगा, तभी तो वो पूर्ण होने का बोध कराएगा, है ना। एक एग्जांपल देकर मैं अपना एवी आज का समाप्त करूंगा और इसी को और डिटेल करते हुए फिर से हम आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट पढ़ाएंगे। मुझे पता है इतनी जल्दी समझ में आने वाली बात नहीं है, ये हो सकता है आपको समझ में भी आ गई हो, मगर एक बात ध्यान रखो, मशहूर एग्जाम्पल हर बच्चे ने सुना होगा। मैं हिंदी लिख देता हूं, जबकि हिंदी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हिंदी का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, मगर फिलहाल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हर बच्चे ने सुना होगा मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। फाइन, सेंटेंस पे जितना मैंने बताया है उसी लाइन पे चलो। सबसे पहले क्या पता करना है? टाइम, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे। सेंटेंस क्या लगता है? मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, साफ साफ छुपे ही रूप में है, ट्रेन जा चुकी थी। सेंटेंस पास्ट का है, देखिए थी, सेंटेंस पास्ट का है ना। पास्ट का है, इसका मतलब पास्ट के जो चार हैं उन्हीं चारों में से किसी में हमको बनाना है ना। अब आप देखिए इस सेंटेंस में मेन वर्ब पकड़िए, एक मेन वर्ब है आने और एक मेन वर्ब है जा चुकी थी, जाना। फाइन, तुम देखो कि पास्ट में दो कार्य हो रहा है, पास्ट में दो कार्य हो रहा है, एक कार्य उसी पास्ट में पहले हो रहा है और एक कार्य उसी पास्ट में बाद में हो रहा है। जो कार्य बाद में हो रहा है उसके बाद कोई भी उस काल का क्रिया नहीं बताई गई है, यानी कि फिर वो प्रेजेंट से जुड़ रहा है। जैसे कौन सा कार्य पहले हो चुका है? ट्रेन जा चुकी है, आप बाद में आए, है ना। तो अंग्रेजी क्या होगी? द ट्रेन हैड लेफ्ट या गॉन। पास्ट का परफेक्ट, बिफोर आई रीच्ड। क्या आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेन हैड गॉन है इसके बाद पास्ट में ही एक और क्रिया मिली है कि नहीं मिली है? रीच की मिली है ना, उसी टाइम में एक क्रिया और हुई है ट्रेन के जाने के बाद। इसका मतलब ये क्रिया पास्ट में पूर्ण होने का अपना कंफर्म बोध करा रही है, क्योंकि इसी टाइम में ही एक और क्रिया हुई। क्या इसके बाद भी कोई क्रिया हुई है? हाँ हुई है, बोध नहीं कराया। आप याद रखिएगा, होने की शर्त नहीं है, बोध कराने की शर्त है। फाइन, अगर हम कह दें एंड आफ्टर दैट,
and after that I had some snacks at the station. फाइन. तो ये वाला सेंटेंस भी परफेक्ट में चला जाएगा. रीच्ड. फाइन. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस भी पास्ट में पूर्ण, क्योंकि उसके बाद आपने एक और क्रिया कर दी. तो जो क्रिया सबसे आखिर में होगी, टेल एंड होगी, यानी कि उसके बाद किसी क्रिया का बोध नहीं होगा, तो फिर वो अनिश्चित मान ली जाएगी, क्योंकि उसके बाद किसी भी एक्शन का बोध आपने कराया नहीं. हुआ होगा, बोध नहीं कराया. तो जो लास्ट टेल होगी, जिसके बाद कुछ बोध नहीं है, जिसके बाद टाइम बदल जाएगा, तो फिर वो हो जाएगी पास्ट का इंडेफिनिट, अनिश्चित. और जो पूर्ण है, यानी कि जो के बाद क्रियाएं हैं, तो उसके पहले वाला वाक्य क्या होगा? पास्ट का परफेक्ट. आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, ज्यादा ही समझ में आया होगा. इसको बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे, और अपना ये लेक्चर को हम अपने नेक्स्ट जब सेशन होगा तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. और बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, और अपने सेशन में आप लोग इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पुट अप करें. फाइन. थोड़ा सा लॉकडाउन और बढ़ गया है, हम लोगों को पता है, और आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ. स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू वेरी मच.